तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की ये वीडियो होने वाली है अकाउंटिंग क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आज हम ये है पार्ट 4 और पार्ट 4 है ये। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग क्वेश्चन के, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि बेसिकली मेरे हो चुके हैं बट मैंने अभी तक पे नहीं किए, यानी कि एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड बट नॉट पेड। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल, मुझे सैलरी किसी की पे करनी थी 1 जुलाई को और मैंने वो पे नहीं करी, तो वो 1 जुलाई से मेरी क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पर होता है कि एक ड्यू डेट का सारा खेल है। ड्यू डेट का मतलब किस डेट को वो पे करना था एक्सपेंस। अगर वो डेट पे आपने नहीं पे करा तो उसके बाद क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपने ड्यू डेट पे नहीं किया, आपने 1 जुलाई को कोई पेमेंट करनी थी, आपने 31 मार्च को कोई पेमेंट करनी थी, तो जिस डेट पे आपने पेमेंट नहीं करी उसके बाद क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पर देखते हैं आउटस्टैंडिंग में पूरे साल में जो भी एक्सपेंसेस ऐसे कोई हुए और जो आपने पे नहीं करे, वो आपके आउटस्टैंडिंग सारे एक्सपेंस बन जाते हैं। अब आपका इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन पे? अगर मैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की बात करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, तो हम समझ रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज करो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि कोई सैलरी आपने पे करनी थी, वो कोई भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब मान लो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी थी, आपको 10,000 पे सैलरी पे करनी थी बट वो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? खर्चे का क्या करते हैं? खर्चा तो खर्चा होता है, आपने ये खर्चा कर चुके हो, भले ही पे नहीं करा है तो मेरा खर्चा ही। अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में क्या करते हैं? खर्चा मान लेते हैं चाहे आपने पे करा हो या नहीं करा हो। इसको बोलते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये आपने सेकंड चैप्टर में शायद पढ़ा हो, बेसिक अजम्पशन में। एक्यूरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें खर्चा चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश में हो, हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये खर्चा है 10,000 पे, और मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियोज़ में भी, वो वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि खर्चा कोई भी हो कैपिटल से कम होता है। ये हमने समझा था, खर्चा कोई भी होता है कैपिटल से कम होता है, तो इसका मतलब हम कैपिटल तो घटा देंगे, ठीक है। और साथ में मेरी अब लायबिलिटी भी बन चुकी है ये, क्योंकि मैंने ये कैश में नहीं पे करा लेकिन फ्यूचर में करूँगा, तो जो फ्यूचर में एक्सेप्ट पे करना होता है उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी जब मैं यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक लायबिलिटी आ गई और 10,000 से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसके 2 ट्रीटमेंट हो गए कि आपका एक तो हमेशा खर्चा है तो कैपिटल से कम होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और साथ में लायबिलिटी बन जाएगी, फ्यूचर में पे करना है मुझे। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं हमारा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? देखो, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस में पे कर दिया, मतलब कि अभी वो ड्यू नहीं हुआ था, कोई एक्सपेंस मुझे पे करना था। मान लेते हैं कि 1 जुलाई को मुझे कोई पे करना था एक्सपेंस, अब आपने पे पहले ही कर दिया, मतलब कि आज 31 मार्च है 2022 और ये पे करना था 1 जुलाई 2022 को पे करना था, लेकिन आपने 1 जुलाई वाला एक्सपेंस आज ही पे कर दिया, तो वो क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस। जो एडवांस पेमेंट करते से क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर यहाँ तक? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? तो जो एडवांस में पेमेंट आपने कर दी। तो अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? हम ज़्यादातर इंश्योरेंस में करते हैं। जब भी हम इंश्योरेंस खरीदोगे तो आप एडवांस में ही पैसा पे कर दोगे, यानी कि जो 1 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का, उसका पैसा आज ही दे दोगे। ये होता है। कई बार आपका रेंट का आपको मिलता है। नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंस आप रेंट पे कर देते हो, क्योंकि जब आप रेंट देते हो तो आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, कभी बार एडवांस में पैसे मान लेते हो वो, तो एडवांस में पेमेंट ज़्यादातर इंश्योरेंस और रेंट में होती है। अब हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग पे।
तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जैसे कि हमने अभी समझा, खर्चा कोई भी होता है तो किससे कम होता है, कैपिटल से। बट ये मेरा खर्चा है ही नहीं। खर्चा तब बनता है जब मेरी ड्यू डेट आ गई हो। ड्यू डेट पे मेरा ड्यू डेट आने तो दो पहले। ड्यू डेट अभी मेरी बेसिकली आई ही नहीं है और मैंने पहले ही पे कर दिया, तो खर्चा किस बात को हुआ मेरा ये, भाई मैंने अभी ड्यू डेट, या तो मेरी ड्यू डेट आने वाली होती, या मैंने देखो एक्सपेंस यहाँ भी हो सकता है, एक्सपेंस आगे भी होगा, मतलब इसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग, इसको भी बोला जाएगा एक्सपेंस। जो अगर एक्सपेंस मेरा मैंने पे करना है, ये भी एक्सपेंस है, पे करना था उसे करा नहीं, ये भी एक्सपेंस है। लेकिन जो मुझे बेसिकली अभी आगे पे करना था और एडवांस में पे कर दिया, मतलब एक होता है कि मेरा एक्सपेंस अभी ड्यू है, मेरा होने वाला है, बट यहाँ तो मेरा अभी होने वाला था बट मैंने पे कर दिया है, तो ये एडवांस इनकम, एडवांस एक्सपेंस हो गया। तो एडवांस एक्सपेंस को मैं बेसिकली क्या मानूंगा, मैं बेसिकली एसेट मानूंगा। ये मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। अब जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दे तो इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दूंगा, प्रीपेड रेंट पे कर तो प्रीपेड रेंट लिख दूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है क्यों, बेसिकली क्यों लिख दूंगा। सपोज करते हैं कि भाई मुझे एडवांस में मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन फ्यूचर में मुझे गुड्स मिलेगा। मैंने किसी बंदे को एडवांस में पेमेंट क्यों करी है, इसलिए करी है ताकि मेरे को या तो कुछ फ़ायदा होगा। सपोज करो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने आपको पहले से एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को 50 जगह गुड्स सेंड कर देना 1 जुलाई को, तो मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, गुड्स, तो इसलिए बेनिफिट होने वाला है ना, एसेट हो गया। या तो आपको कोई सर्विस मिलने वाली होगी, जैसे कि इंश्योरेंस के केस में सर्विस मिलेगी आपको, रेंट के केस में सर्विस मिलेगी, तो जो फ्यूचर में मिलेगा आपको सर्विस गुड्स, वो से एसेट भी बोलते हैं ना, तो एसेट बन गया। हालांकि एसेट मेरा टेम्परेरी एसेट है, ये टेम्परेरी एसेट है। जैसे जैसे वो मेरी सर्विस मिलती जाएगी मेरे को, वैसे जैसे मैं उसको वो प्रीपेड एक्सपेंस को ख़त्म करते जाऊँगा। वो एक अलग टॉपिक है, उसको आप अभी ना देखो। अभी मैं क्या मान लूँगा, एसेट। अभी क्या मान लूँगा, एसेट। यहाँ तक बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो एसेट मान लूँगा, तो एसेट बढ़ गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सर कैपिटल से कम कर दो, नहीं, यही तो आपको समझना है। ये मेरा अभी खर्चा हुआ ही कहाँ है, अभी तो खर्चा पे करना था मुझे बाद में। खर्चा हुआ कब है, खर्चा हुआ नहीं था, मैंने एडवांस में पे कर दिया। जो खर्चा फ्यूचर में होने वाला था मैंने एडवांस में पे कर दिया, मेरा खर्चा नहीं है, सीधा कैश कम हो गया बस मेरा। तो हमारा कैश से माइनस हो जाएगा, कैश माइनस हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस के नाम का एक एसेट बन गया। यही इसका ट्रीटमेंट है। आपने खर्चा पे करा तो जेब से पैसा गया, यहाँ तो ऊपर जेब से पैसा गया ही नहीं था, यहाँ आपका जेब से पैसा गया तो कैश कम और एसेट बन गया। इस बार आपका फायदा होगा फ्यूचर में, तो प्रीपेड एक्सपेंस। तो खर्चा जब एडवांस से पे करते हो तो एसेट बनता है, खर्चा जब आपको पे करना था नहीं करा वो लायबिलिटी बनती है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट देते हैं हमारा, अगला है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि आपने इनकम कमा तो ली है बट अभी रिसीव हुई। और मैंने क्या बताया था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग का, कि जो भी एक्सपेंस या जो भी इनकम चाहे कैश में मिली है आपको या नहीं मिली है, अगर वो हो गई है ना तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। इनकम के केस में हम कहेंगे कि अगर वो अर्न कर ली है उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस के केस में कहेंगे कि अगर वो इनकर्ड हो चुका है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए कैश में अभी रिसीव नहीं हुई, क्या हो गया, अर्न तो कर ली है। तो देखो अर्न कर लिया ना, अब यहाँ पर समझते हैं कि इफेक्ट क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट इनकम थी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट आपको लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब यहाँ पर ड्यू का मतलब है अर्न, इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है बट पे, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, रिसीव इनकम, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुआ अभी तक, यानी कि अभी ड्यू डेट आई नहीं है इसको रिसीव करने की, लेकिन ड्यू हो गया है। अब यहाँ पर ड्यू का मतलब क्या है, अर्न कर लिया है, तो अर्न कर लिया है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया था कि खर्चे सारे के सारे कैपिटल से माइनस होते हैं, लेकिन इनकम कैपिटल में प्लस होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैपिटल में प्लस कर दूंगा
5,000 रुपये। इनकम हमेशा कैपिटल में प्लस होती है, खर्चे माइनस होते हैं। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सर अभी तो पैसा आया नहीं मेरे पास, तो कैश तो प्लस होने का नहीं, लेकिन एसेट तो बन गया ना, होगा फ्यूचर में। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या था कि फ्यूचर में मुझे फ़ायदा होगा, ऐसे ही यहाँ पर फ्यूचर में मुझे 5,000 मिलेंगे, तो एसेट है, तो एसेट बना दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एक्रूड इनकम। कौन सी है, उसका नाम आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसे अगर कोई एक्रूड कमीशन हो तो एक्रूड कमीशन, कुछ ना लिखा हो तो एक्रूड इनकम लिख दूंगा। तो समझ आ गई बात, इसका बन जाएगा एसेट और एक कैपिटल बढ़ जाती है। तो एक्रूड इनकम का इफेक्ट क्या होता है कि एसेट बना देना है आपने और कैपिटल को बढ़ा देना है। ये इफेक्ट समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला क्या है हमारा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये बिल्कुल बेहतरीन है कि इसका क्या मतलब है। देखो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, अब ये बिल्कुल उल्टा है, इनकम रिसीव हो गई है बट नॉट अर्न ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड, यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो साथ साथ में आपको लिखवाते चल रहा हूँ जिससे आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो अगर आपके पास पढ़ने का कोई मटेरियल नहीं है तो, ठीक है। तो इनकम आपको मिल गई है इस बार, लेकिन पैसे कमाए नहीं था आपने। ऊपर क्या था कि कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि आपने कमाई ही नहीं है अभी, लेकिन पहले ही आपको मिल गई है। जैसे कि वही था ना कि प्रीपेड एक्सपेंस आपने अभी पे करना था बाद में, लेकिन पहले ही पे कर दिया एडवांस में, तो यहाँ पर आपको एडवांस में इनकम मिल गई है। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, ये सवाल उठता है यहाँ पर। हमें तो इफेक्ट देखना मेन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में इफेक्ट क्या होगा इन सब का। सर बड़ा सिंपल है, देखो पहले तो मेरे पास पैसा आ गया है, पैसा आया है मेरे पास, कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब पैसा आ चुका है तो कैश बढ़ेगा, तो एक ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है, कैश बढ़ेगा। एसेट में कैश जो होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा मिल गया। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सर कैपिटल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, अर्न नहीं करी आपने इनकम, ये ध्यान रख लेना, ये इनकम अर्न थी ऊपर, इसलिए मैंने कैपिटल बढ़ाई। यहाँ पर आपने इनकम अर्न नहीं करी है, ये एडवांस में मिली है। एडवांस में जो पैसा देते हो किसी को तो फायदा होता है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, गुड्स मिलेंगे, सर्विस मिलेगी, तो आप एसेट बनाते हो। लेकिन जब एडवांस में पैसा किसी से मिलता है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाती है। अब मुझे देना पड़ेगा किसी को गुड्स या सर्विस। अगर मुझे किसी ने एडवांस दिया तो किसी सोच के समझ के दिया होगा ना, क्यों दिया एडवांस उसने मुझे, ताकि मैं फ्यूचर में उसको या तो गुड्स दूंगा या सर्विस दूंगा, तो मेरा कुछ जाएगा यार। अब इसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी मेरी, तो यहाँ लिखूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी इनकम होगी उसका नाम लिखूंगा, जैसे कमीशन नाम है तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी नाम होगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी कहने का मतलब, और एसेट में कैश बढ़ जाएगा। दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन करते हैं जरा फटाफट से, देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बेसिकली मैं अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, मैं करवाऊँगा आपके सामने, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक वीडियो में सिखाते चलूँगा, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ये वीडियोस को आप देखते रहोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका काउंटिंग क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको काउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला तो वही लिखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही आपका सबसे पहले आएगा। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले देखो फॉर्मेट ऐसे बनाने आपको पता ही है, तो नंबर 1 सीरियल नंबर में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, सर 50,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो जब बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से स्टार्ट करता तो कैश आ गया बिजनेस में एसेट, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 कैश आ गया, और साथ में क्या आती है कैपिटल, तो कैपिटल में यहाँ नीचे लिखूंगा, कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं, तो कैपिटल भी आ गई 50,000। समझ आ गया यहाँ तक बात। आगे देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है कि अब ये सैलरी पेड करी है। देखो सैलरी पेड करी है, ये बड़ा आसान है, आपको पता ही होगा। एक्सपेंस पे किया है, अब सैलरी पे करी है तो किससे करी होगी, कैश से करी होगी, 2,000 पे, तो 2,000 माइनस कर दो, ठीक है। अब खर्चा को मैंने बता रखा है कि खर्चा जब भी होता है तो कैपिटल से कम करते हैं, क्योंकि और किसी से कम होगा मुझे बताओ। बिजनेस पे कैश कैसे लगा रखा था, कैपिटल से, कैश कोई तो कैपिटल माना हुआ है, तो 2,000 कम कैश मतलब 2,000 कम कैपिटल,
अब हर, जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन हमेशा स्टार्टेड बिजनेस में कैश वाली होगी, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको लाइन खींचनी है, न्यू इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन कितनी होगी अब, ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो 50,000 में 2,000 गए, 48,000 प्लस में आएगा ये बैलेंस। यहाँ पर देखो इजिकल टू लिख देते हैं, कुछ था तो है नहीं लाइबिलिटी में, तो 0 0 लिख दो, जब कुछ था ही नहीं 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ प्लस साइन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी इक्वल टू 0 लिख देते हैं, और ये क्या है 48,000 यहाँ भी आएगा बैलेंस, तो 48,000 लिख दो। क्लियर। अगली देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। ये है सबसे बढ़िया जो मैं आपको बता रहा था अभी। अब देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या मतलब होता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। अभी मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंस जिसको मुझे पे करना था बट मैंने नहीं करा। तो इसका मतलब मेरी जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 200 रुपये की मैंने वेजेस पे करनी थी, मैंने नहीं करी है, तो मेरी लायबिलिटी बन गई। अब पहले आप खर्चा है, मैंने क्या बताया था, खर्चा को क्या करते हैं हमेशा, खर्चा हो चुका है मेरा ये और मैंने पे नहीं करा, तो खर्चा हो चुका है, तो 200 रुपये पहले तो कैपिटल से माइनस कर दो। जब खर्चा है मेरा ये हो चुका है, ये तो नहीं कि मैंने एडवांस में कोई खर्चा करा है, नहीं, खर्चा तो हो चुका है, पे नहीं करा, बस मैंने 200 रुपये माइनस कर दो। उसके बाद अब खर्चा पे करना तो है ना फ्यूचर में, तो लायबिलिटी बन चुकी है। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम पे, यहाँ पर लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसको मुझे पे करना है फ्यूचर में 200 रुपये। तो यहाँ पर 200 रुपये की लायबिलिटी बन गई अब, ठीक है, क्लियर। यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसका इफेक्ट 0। अब दोबारा से लिखो न्यू इक्वेशन। अब कितनी होगी इक्वेशन हमारी, अब देखो ये तो 48,000 ही है, और यहाँ पर ये 200 रुपये की लायबिलिटी आ चुकी है, और ये 47,800 बैलेंस हो गए। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अगला देखो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं बहुत बार, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ध्यान रखना पेड लिखा हुआ है यहाँ, रसीव नहीं। अभी मैंने को जो बताया था इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो एक्रूड, आपका एक्रूड इंटरेस्ट बन जाता है, एक्रूड इनकम। बट ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से समझ लो पहले क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। पेड का मतलब कि मुझे पे करना था, करा नहीं है मैंने, करना था इसका मतलब एक्सपेंस तो हो चुका है। अगर मुझे पे कोई करना था, नहीं करा, मतलब मेरा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, करना था पे, करा नहीं है, तो वही हो गया आउटस्टैंडिंग। दोबारा से लिखेंगे, और कैपिटल से पहले कम कर दो, ये 100 रुपये कैपिटल से कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। एक्सपेंस है ये मेरा, क्योंकि पे लिखा हुआ है, रसीव लिखता तो एक्रूड होता है मेरा ये, लेकिन पे लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे पे करना था वो। अब पे करना था, इसका मतलब ड्यू डेट निकल गई है ना। अब यहाँ पर ड्यू का मतलब हो गया कि ड्यू डेट निकल गई है, बट वहाँ पर जो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव का मतलब था कि वो ड्यू डेट अभी आई नहीं है, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ड्यू डेट पे ही रिसीव होता है ना। तो रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ड्यू डेट पर रिसीव होना था, वो नहीं निकला, वो आई नहीं है डेट। बट यहाँ पर पे नहीं करा, तो पे कब करते हैं, पे करते हैं एडवांस में पे करते हैं नहीं, वो तो कभी कभार करते हैं एडवांस में, पे हमेशा करते हैं ड्यू डेट पे। तो ड्यू डेट निकल गई है और पे नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पर 100 रुपये माइनस हो गए। अब मेरा लायबिलिटी एक और बन गई, देखो यहाँ जगह कम पड़ गई है, इसलिए आपको थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जगह कम पड़ गई, यहाँ पर 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे। इसलिए आपको जगह ज़्यादा छोड़नी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, ये तो 48,000 ही है कैश, इसका तो कोई हुआ ही नहीं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपये है, 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग आपका इंटरेस्ट आ गया है, और ये 100 रुपये कैपिटल से माइनस हो गया, बिकॉज ये खर्चा था। तो कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया है, 47,700। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, मैंने क्या बताया, जब भी कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो वो क्या बनता है, एसेट। मैंने पे करना था बाद में, मेरा अभी ड्यू डेट आने वाली थी, मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो खर्चा नहीं हुआ मेरा। खर्चा होता है, खर्चा होना था ड्यू डेट पे, मैंने पे कब करना था, ड्यू डेट पे, मैंने पहले एडवांस में पे कर दिया, तो ये तो मेरा एसेट बन गया ना,
क्योंकि मेरा तो फ़ायदा हो गया ना, ड्यू डेट पे अब मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कहाँ लिखते हैं, एसेट, एसेट लिखूंगा प्रीपेड, मैंने क्या बोला था एसेट, ये एडवांस को क्या बोलते हैं, एडवांस एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस, बट यहाँ पर रेंट है ना, तो नाम क्या देगा, प्रीपेड रेंट। तो जब भी कोई खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया वो आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपने रेंट की सर्विस अब आपको मिलती रहेगी, आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा रेंट, और वो सर्विस आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपका एसेट बन गया ये, जो आपने पे कर दिए। कितने का पे करा, 150 रुपये का, तो 150 रुपये आपको लिख दो। जहाँ जहाँ आप आपने प्रीपेड रेंट जीरो था ना, ऊपर तो पे कर रहे था, तो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ जीरो लिखते रहो, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ जीरो लिखते रहो। ये सबसे बढ़िया करना है, ठीक है। 150 रुपये। सर इसको कैपिटल से माइनस कर दूँ, नहीं, कैपिटल से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली खर्चा नहीं है, मेरा एसेट मान लिया मैंने उसे। 150 रुपये आपने एडवांस से पे कर दिया है, क्योंकि आपका खर्चा होना था 150 रुपये बाद में, तो मेरा ये एसेट मान लिया मैंने। अब 150 रुपये आपने पे कर दिया है ना, तो इसलिए अब मेरा माइनस होगा कैश में से। कैश आपने दिया 150 रुपये का, अब कैश तो कम हो गया ना, और उसी कैश को आपने मान लिया प्रीपेड। इस 150 रुपये को कैश तो कम करना था, लेकिन साथ में कैपिटल से कम होता है, आपको पता है रेंट जब पे करते हैं, बट क्योंकि ये एडवांस में पे कर रहा है तो इसलिए मैंने उसको एसेट मान लिया। बस ये फ़र्क होता है। ट्रीटमेंट क्या करना था, वैसे रेंट पे करते हैं तो 150 रुपये माइनस यहाँ पर और 150 रुपये माइनस यहाँ पर, बट क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिया तो मेरा क्या बन गया, एसेट। बस ये फ़र्क हो गया, और कुछ फ़र्क नहीं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ तो ज़ीरो लिख दो, ज़ीरो लिख दो, ज़ीरो लिख दो। अब न्यू इक्वेशन निकालते हैं, क्या हो गया न्यू इक्वेशन देखते हैं। 48,000 में 150 रुपये गए, 40 क्या आएगा, 47,950, ठीक है, सॉरी 850, ठीक है 850। उसके बाद ये 150 रुपये आ गया, ये 200 रुपये की आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 रुपये का, और ये 47,700। समझ आ गई बात पूरी तरीके से। तो देखो यही आपका आंसर है। इसको मैं एक साथ एक हेडिंग में लिख सकता था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे भी, लेकिन अलग अलग लिखो तो बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।